हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका सेल डिवीजन वाला चैप्टर। हमने कम्युनिटी पर एक पोल डाला था, जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके कम्युनिटी पर एक पोल डाला था कि हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। तो कुछ बच्चों ने कहा सेल डिवीजन और कुछ बच्चों ने कहा ह्यूमन न्यूट्रिशन। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि ऑलरेडी हमने 5th और 6th चैप्टर अपलोड कर दिया है, यानी कि आपका सेल स्ट्रक्चर और आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर। और ह्यूमन न्यूट्रिशन समझने से पहले आपका सेल डिवीजन समझना ज़रूरी है, क्योंकि सेल डिवीजन 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको सेल डिवीजन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस की बात की जाती है। और आपका 12th का जो 1st और 2nd चैप्टर है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, उसमें पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। तो बिल्कुल भी किसी को डिसअपॉइंट होने की या नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये चैप्टर ख़त्म होते ही मैं आपके पसंद का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, नॉट टू वरी एट ऑल। ओके। और 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल पे अपडेट होने वाली सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे टेलीग्राम क्या है, इंस्टाग्राम का भाई है क्या? नहीं, टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जहां पर हमने ग्रुप बनाया हुआ है, जहां पर ऑलरेडी कुछ 5000 मेंबर्स हैं, कुछ 4800 या 4900 कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब कैसे ज्वाइन करना है, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप वहां पर सर्च कीजिए ज्ञान लैब, तो हमारे चैनल का जो लोगो है वही हमारे ग्रुप का भी लोगो है। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्यों ज्वाइन करूं मैं ग्रुप? तो बेटा, हमको उससे कोई पैसा नहीं मिलता है, उससे आपका फ़ायदा होगा। आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको 11th स्टैंडर्ड के बायो और फिजिक्स के सारे चैप्टर्स, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों, 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड के बायो और फिजिक्स के सारे चैप्टर्स की टारगेट पब्लिकेशन की जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कर दी है सारे चैप्टर्स की, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड। तो जिन बच्चों को नोट्स अभी तक जिन्होंने खरीदा नहीं है, या जिनको ऑनलाइन रेफर करना है, जिनको सॉफ्ट कॉपी रेफर करना है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टेलीग्राम पे आपको सारे के सारे नोट्स ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको बस ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पर गूगल ड्राइव की लिंक है, आपको इस लिंक में से अपने नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। तो वेट किस बात का हो रहा है, फटाफट डाउनलोड करो। अगर डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के नीचे का डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन पे भी हमने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन के साथ। एक और लास्ट बात मैं फिर से बोल रही हूँ, सेल डिवीजन ये चैप्टर एंट्रेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th बोर्ड्स में, 12th स्टैंडर्ड में 1st चैप्टर और 2nd चैप्टर दोनों के दोनों चैप्टर्स इस चैप्टर के बेसिस पर हैं। तो ये चैप्टर अगर समझ में नहीं आया तो फिर बायोलॉजी समझने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये चैप्टर अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ और आपको अच्छे से अच्छे लैंग्वेज में कम्युनिकेट करवा सकूँ। सो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और मैं भी आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करती रहूँगी और वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमको यहाँ पर क्या बताया गया है इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले तो हमको एक बॉक्स दिया गया है, कैन यू रिकॉल। कैन यू रिकॉल का बॉक्स जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? इस बॉक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनसे रिलेटेड टॉपिक्स आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में कभी ना कभी आपने ये टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हैं। तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको याद है। कैन यू रिकॉल मतलब आपकी याददाश्त चेक की जाती है। तो कैन यू रिकॉल का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू योर वुंड्स हील। इसका मतलब क्या है, ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं या जो वर्नैक्युलर मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे, उनको थोड़ी इंग्लिश समझने में दिक्कत होगी, तो भी बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान लैब एक ऐसी चैनल है जहाँ पे हम बच्चों को हर एक चीज़ का मतलब समझाते हैं, ताकि उनको मीनिंग समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को रट्टा नहीं मारना चाहिए, उसका अगर मीनिंग पता हो तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाती है। तो जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके जो ज़ख्म होते हैं, वुंड्स यानी कि ज़ख्म, तो वो ज़ख्म कैसे भरते हैं। हील करना यानी कि भरना। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
हाउ डू योर वुंड्स हील। तो समझो आप क्रिकेट खेलते हो कि नहीं खेलते हो क्रिकेट, चलो कभी ना कभी घर पे दीवार से आपके हाथ ऐसे घिस गए होंगे, या कभी कभी साइकिलिंग करते करते आप गिर गए होंगे, या कभी कुछ ना कुछ आपके बॉडी में खरोच आई हुई होगी और आपके स्किन सेल्स शेड हो गए होंगे, मतलब वहाँ के स्किन सेल्स छिल गए होंगे। तो वो ज़ख्म कैसे भरता है? देखो मेरे शरीर में तो बहुत सारे ऐसे ज़ख्मों के दाग है, बचपन में मैं बहुत गिरी हूँ, व्हाटएवर इट इज़। तो अब मुझे समझा, मतलब जब मैं 11th-12th में थी तब मुझे समझ में आया कि मेरा ये ज़ख्म अचानक से ठीक कैसे हो जाता है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो स्किन सेल्स होते हैं, उनके पास एक चमत्कारी कैपेबिलिटी होती है। चमत्कार यानी कि कोई मैजिक नहीं होता है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इटसेल्फ, टू रिपेयर इटसेल्फ। अर्थात हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो सोमैटिक सेल्स हैं, जो स्किन सेल्स हैं, हमारी बॉडी के स्किन के जो सेल्स हैं, वो सेल्स खुद को रिपेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं। उनके पास ये मैजिकल पावर है कि अगर एक सेल मर जाए तो दूसरा सेल ऑटोमेटिकली उसकी जगह ले ले। और ये प्रोसेस कैसे होता है? सेल डिवीजन के वजह से। एक सेल पहले ही अपने 2 सेल डिवाइड करके जाता है ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो हमारी बॉडी के पास न्यू सेल्स रेडी होने चाहिए। या आपको चोट लग गई, तो आपको जो चोट लग गई है उस वजह से आपके स्किन के जो सेल्स चले गए हैं, तो जो बचे कुचे पुराने सेल्स हैं उन सेल्स से न्यू सेल्स बनना स्टार्ट होंगे और आपकी स्किन वापस से रिपेयर हो जाएगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है हाउ डू योर वुंड्स हील? बाय सेल डिवीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा इसी बेसिस पे डिपेंडेंट है कि किस ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो और किस ऑर्गेनिज्म को आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। हमने बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको जो अपलोड करके दिया है उसमें मैंने इस बारे में बात की है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग होता है। तो उनमें से एक सबसे खास चीज़ जो थी वो सेल डिवीजन की थी। सेल डिवीजन एक ऐसी कैपेसिटी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलती है। अब समझो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ये बोर्ड है, ठीक है, ये वाइट बोर्ड है। अगर ये वाइट बोर्ड 10 साल तक भी मैं ऐसे ही रखे रहूं तो क्या इस वाइट बोर्ड में से मुझे नया सा एक छोटू सा ऐसा पार्टी मिलेगा क्या? वो जो स्लेट होता है, मुझे नया छोटू सा वाइट बोर्ड पैदा होके मिलेगा क्या? नहीं, ये कुछ रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, कुछ सेल डिवीजन नहीं करेगा। तो हमको एक ऐसी चीज़ जो कभी सेल डिवीजन नहीं कर सकती या जो खुद को डिवाइड नहीं कर सकती, जो खुद को इंटरनली ग्रो नहीं कर सकती, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को यूजुअली हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आप प्लीज़ मेरा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं। फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो सेल डिवीजन वेयर इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो सेल डिवीजन। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, आप अपने हिसाब से आपको जो पॉइंट सही लगता है आप वो लिख सकते हैं। बहुत सारे रीजंस है ये डिफरेंस के। डिफरेंस बिटवीन मेरा फेवरेट पार्ट है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। देखो चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ। जैसे जैसे चैप्टर कवर होते जाएगा आई विल ट्राई टू टेक अ लिटिल स्पीड, थोड़ा स्पीड लेने की कोशिश करूँगी, लेकिन आपको समझ आए इस तरीके से, आपको समझेगा, मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगी, मैं एकदम भी ज़्यादा रफ्तार मेल की तरह नहीं भागूंगी। तो अब देखिए हमको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। लाइफ ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है, मतलब लाखों करोड़ों अरबों खरबों सेल्स से बनी है। सो जो भी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होता है, लाइफ ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट। ये तो आपने सुना ही होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, देखो रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपने ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ा है। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन, ये सारे के सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होती है, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। ये आपका समझो स्पर्म है, ये मेल गैमेट है, और ये आपका ओवम है, ये फीमेल गैमेट है।
तो ये दोनों फ्यूज़ करके हमको क्या देंगे, एक जाइगोट देंगे। क्या देंगे, ये दोनों फ्यूज़ होकर हमको एक जाइगोट देंगे। इसके पास 23 सिंगल क्रोमोसोम्स है, इसके पास 23 सिंगल क्रोमोसोम्स है। सिंगल क्रोमोसोम्स यानी कि जब भी आपके पास हाफ सेट होता है, जब भी आपके पास किसी चीज़ का हाफ सेट होता है तो उस हाफ सेट को आप बोलते हो हेप्लॉइड। हाफ सेट को आप क्या बोलते हो, हेप्लॉइड। तो हेप्लॉइड गैमेट्स मेल से आते हैं, हेप्लॉइड गैमेट्स फीमेल से आते हैं। दोनों हाफ हाफ मिलके जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये अपना जाइगोट हो गया डिप्लॉइड। अब इस जाइगोट को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। देखो ये जो प्लॉइड वर्ड है ना, प्लॉइड ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। प्लॉइड वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों लोग, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके एकदम डरते हैं, उनको ये वर्ड का मीनिंग ही समझ में नहीं आता, पर इस चैप्टर में ये वर्ड बार बार रिपीट किया गया है, इसीलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, सो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 23 पेयर्स। कितने क्रोमोसोम्स है हमारे पास, 23 पेयर्स यानी 23 जोड़ी, यानी 46 सिंगल क्रोमोसोम्स। इसमें से आप 23 आपके क्रोमोसोम्स मेल गैमेट में प्रेजेंट होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल गैमेट में होते हैं। ये कैसे होता है वही तो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, कि मेल गैमेट में अचानक से 23 कैसे आ गए और फीमेल गैमेट में अचानक से 23 कैसे आ गए। बिल्कुल टेंशन घ्यायचं नाही, मी सगळं सांगेन। ओके, जस्ट लिसन टू मी एकदम पेशेंटली। सो आपको हम क्या बता रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, किसकी बात करें, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे पहला स्टेज क्या होता है, जाइगोट। सबसे पहला लाइफ में पहला लिविंग सेल होता है जाइगोट। ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है और फीटस से फिर आपका बेबी बनता है। तो ये जो जाइगोट है ये एक सिंगल सेल है। ये जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है जिसके अंदर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जिसके अंदर क्या है 46 यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सो प्लॉइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हेप HA हाफ, HA मतलब होता है हाफ। तो अगर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो उसको बोलेंगे हैप्लॉइड। प्लॉइड यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी हाफ क्रोमोसोम्स, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स। और डिप्लॉइड DI का मतलब होता है साइंस में 2। सो डबल यानी 23 का डबल 46 क्रोमोसोम्स आपको जाइगोट में देखने को मिलते हैं। आधे क्रोमोसोम्स फादर से, आधे क्रोमोसोम्स मदर से मिलके आपका जाइगोट बनता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सब बताऊंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे देखो हमको क्या बताया गया है, लाइफ ऑफ ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल सेल दैट इज जाइगोट। ग्रोथ ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन। और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेल डिवीजन के ऊपर। इसीलिए हमको ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था कैन यू रिकॉल में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसका आंसर हमको यहाँ मिल गया। देखो मैंने अपने मन से नहीं बताया था, आंसर यहाँ दिया हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है, सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी भी नेचुरल सेल डिवीजन प्रोसेस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ओके, ऑल राइट। As stated in the cell theory, every cell arises from the pre-existing cell. तो हमने जो 5th चैप्टर पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें श्लीडन एंड श्वान ने हमको सेल थ्योरी दी थी। तो उस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या स्टेट किया गया था कि जो नया सेल है वो अपने आप आसमान से नहीं टपकता है, वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पहले से कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा था, उसने डिवाइड करके 2 नए सेल्स बनाए। सो न्यू सेल ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे नया बच्चा कोई पैदा होता है तो वो कैसे बनता है, वो पहले के मेल और फीमेल गैमेट्स से फ्यूज होकर फिर जाइगोट बनता है और फिर न्यू बेबी इस दुनिया में आता है। सो एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी नया सेल हमेशा पुराने सेल से ही डिवाइड होकर आगे आता है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। मैं बहुत ज़्यादा स्लो जा रही हूँ, जिनको ये वीडियो देखने में थोड़ा बोर हो तो वो लोग 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। आगे वाली वीडियोस में मैं धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाऊंगी ताकि आप भी मेरे सेशन से यूज टू हो जाओ और आप भी फटाफट कैप्चर कर पाओ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के एक्चुअल इंट्रोडक्शन की तरफ। आर यू रेडी? पक्का? ऑल राइट।
ऑल राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए हमको क्या बताया गया है। सबसे पहले हमको सेल साइकिल के बारे में बताया गया है। सेल साइकिल यानी क्या होता है, आपके सेल का लाइफ पूरा का पूरा, उसका जो लाइफ है, आपका सेल कैसे मैच्योर होगा, कब डिवाइड होगा, कब उसके आगे के सेल्स बनेंगे और कब वो सेल्स मैच्योर होंगे। तो ये पूरा का पूरा एक साइक्लिक पाथवे है और इसी को हम बोलते हैं सेल साइकिल। सो सेल साइकिल एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, तो चलिए पहले सेल साइकिल की इंट्रोडक्शन की थ्योरी देख लेते हैं। Sequential events occurring in the life of a cell is called cell cycle. Sequential events मतलब क्या होता है बच्चों? Sequential events यानी कि स्टेप बाय स्टेप होने वाले इवेंट्स। जब आप मैथ्स का कोई सम सॉल्व करते हो तो आप सबसे पहले लिखते हो कि आप, या फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आप सबसे पहले लिखते हो कि आपको फाइंड क्या करना है, फिर आप लिखते हो गिवन कंडीशन, फिर आप लिखते हो फॉर्मूला, फिर आप लिखते हो सोल्यूशन और फिर आप अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हो स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी जब सेल डिवीजन होता है तो वो सेल डिवीजन भी एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप पैटर्न में ही फॉलो किया जाता है और उस पैटर्न को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल इवेंट। क्या बोलते हैं उस पैटर्न को हम? सीक्वेंशियल इवेंट। So sequential events occurring in the life of a cell is called cell cycle. तो एक सेल के पूरे लाइफ टाइम में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, क्या नए नए चेंजेस आने वाले हैं, उस पूरे के पूरे चेंजेस को, उस पूरे के पूरे पाथवे को हम बोलते हैं सेल साइकिल। There are 2 phases of cell cycle as interphase and M phase. तो सेल साइकिल के हमको 2 फेजेस बताए गए हैं। कौन से 2 फेजेस बताए गए हैं? एक है इंटरफेज और एक है एम फेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल साइकिल 2 अलग अलग पार्ट्स या 2 अलग अलग फेजेस में डिवाइड होता है। इंटरफेज मतलब क्या होता है और एम फेज मतलब क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। ड्यूरिंग इंटरफेज, तो देखो यहाँ पे इंटरफेज में हमको क्या बताया गया है। अगर आपको एक लाइन में किसी ने पूछा कि चलो भैया बताओ इंटरफेज क्या होता है, सो इंटरफेज मीन्स ड्यूरिंग इंटरफेज सेल अंडरगोज ग्रोथ और रेस्ट एज पर द नीड। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि इंटरफेज एक ऐसा फेज है जहाँ पर आपका सेल खुद को ग्रो करता है और या तो फिर अगर उसको अब आगे ग्रो नहीं होना है तो वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है। आपको मैं एक पाथवे दिखाऊंगी, एक पाथवे की फ़ोटो दिखाऊंगी और वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि इंटरफेज कितना लंबा होता है और इंटरफेज आगे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेल साइकिल के 2 पार्ट्स है, इंटरफेज और एम फेज, लेकिन इंटरफेज आगे जाके और 3 फेजेस में डिवाइडेड है। तो आपको सब पढ़ने मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा सब्र रखो। ऑल राइट, सो ड्यूरिंग इंटरफेज सेल अंडरगोज ग्रोथ और रेस्ट एज पर द नीड। तो कुछ सेल्स को आगे जाके वापस डिवाइड होना है, इसीलिए वो सेल अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ सेल्स को अब आगे नया डिवीजन नहीं करना है, उनको अब आगे अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना है, तो वो अब अपनी ग्रोथ को ज़्यादा नहीं करेंगे, वो रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे, वो आराम करने लगेंगे। जी हाँ, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। ड्यूरिंग एम फेज द सेल अंडरगोज डिवीजन, और एम फेज में क्या देखा जाता है कि सेल का एक्चुअल डिवीजन होता है। देखो क्या होता है ना, पता है, देखो जब आप खाना बनाते हो या आपके घर में जब मम्मी खाना बनाती है तो खाना बनाने से पहले ऐसा तो है नहीं कि वो गैस चालू करने के बाद गैस वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भाजी काट रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। पहले सारी तैयारी कर ली जाती है और उसके बाद गैस चालू किया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से अपना मेन एम है सेल डिवीजन करना, हमारा मेन गोल क्या है? सेल डिव्हिजन करना। लेकिन सेल डिव्हिजन करने से पहिले, सेल डिव्हिजन करायच्या आधी आपल्याला सर्व गोष्टी तयार करून ठेवावी लागते, हमको सारी चीज़ें रेडी करके रखनी पड़ती है। तो सेल डिवीजन करने से पहले हमको बहुत सारी चीज़ें रेडी करके रखनी पड़ती है। जैसे सेल डिवीजन के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम वो सारी चीज़ें रेडी कर देते हैं और उस रेडी करने वाले फेज़ को भी एक नाम दिया गया है। सो सेल डिवाइड करने से पहले आप उसकी तैयारी करते हो और उस तैयारी वाले फेज़ को हम बोलते हैं इंटरफेज़। एक बार आपका सेल रेडी हो गया तो अब उसको डिवीजन के लिए छोड़ दिया जाता है और डिवीजन वाले फेज़ को हम बोलते हैं एम फेज़। एम फेज़ दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। आपने ये वर्ड पहले भी सुना है, ओके। ऑल राइट, सो ड्यूरिंग एम फेज़ द सेल अंडरगोज डिवीजन, इंटरफेज ऑल्टरनेट्स विद द पीरियड ऑफ डिवीजन। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? पहले इंटरफेज होता है फिर सेल डिवीजन फेज होता है। तो जब सेल का डिवीजन चल रहा होता है उस टाइम पे इंटरफेज नहीं होता है, सेल डिवीजन होने के बाद फिर वापस इंटरफेज आता है। तो एक बार इंटरफेज फिर सेल डिवीजन फेज, फिर इंटरफेज फिर सेल डिवीजन फेज। सेल डिवीजन फेज यानी कि आपका एम फेज, ओके।
ऑल राइट, तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम। आपको इंटरफेस समझ में आया पक्का, एम फेस समझ में आया, चलो डायग्राम की मदद से और बेटर समझ लेंगे, सो नॉट टू वरी। ऑल राइट, तो ये है आपका डायग्राम जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी बनाया हुआ है और मैंने भी यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताने की कोशिश की है। प्लीज़ डायग्राम को जज मत करना, आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं, सेम टू सेम आपके डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। तो देखो हमको इस डायग्राम में क्या बताया गया है। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो सेल साइकिल होता है, देखो यहाँ पर लिखती हूँ मैं, अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो सेल साइकिल होता है उसके 2 फेजेस होते हैं। सेल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं? 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है इंटरफेज और दूसरा फेज कौन सा होता है? एम फेज। पहला फेज होता है इंटरफेज और दूसरा फेज होता है एम फेज। मैंने आपको जैसे कि कहा कि आपका ये इंटरफेज आगे जाके और अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड होता है और एम फेज के भी आगे जाके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेस के बारे में। तो ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेड एरो मैंने बनाया है, ये पूरा का पूरा रेड एरो आपका इंटरफेस डिटरमाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये पूरा का पूरा रेड एरो हमको इंटरफेस के बारे में बता रहा है। तो आपको कितने फेजेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इंटरफेस में? 3 फेजेस तो एकदम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इंटरफेस का जो फर्स्ट फेज है, इट स्टार्ट्स विद G1 फेज। फर्स्ट फेज किसके साथ स्टार्ट होता है? G1 फेज के साथ। फिर इसका सेकंड फेज जो है वो है S फेज और थर्ड फेज जो है वो है G2 फेज। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, पर आपको अभी के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इंटरफेस 3 फेजेस में डिवाइडेड है। 3 फेजेस कौन से आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं? सबसे पहला है आपका G1 फेज, फिर आपका S फेज और फिर आपका G2 फेज। और आगे जाके आप देखोगे कि G2 फेज के बाद आपका मेन सेल डिवीजन फेज आता है जिसको हम बोलते हैं एम फेज। यहाँ पर हमको माइटोसिस के बारे में बताया गया है। मैंने आपको पहले ही बोला कि एम फेज 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। माइटोसिस और मियोसिस थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। एक एक करके मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगी। तो ये 3 फेजेस हैं इंटरफेज में और आपका ये जो एम फेज है, तो एम फेज में भी 2 फेजेस होते हैं। यहाँ पे ये जो 4, देखो मैंने 2 बोला, हाँ ध्यान से सुनो, एम फेज के 2 फेज होते हैं। ये एक फेज होता है और ये एक फेज होता है। तो यहाँ पे ये जो एक फेज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस फेज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? करियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम? करियोकाइनेसिस। और जो दूसरा फेज होता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस फेज को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। एक होता है करियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगी। आप सिर्फ फिलहाल के लिए इतना समझो कि आपका जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। सबसे बड़ा फेज होता है इंटरफेज। देखो ये पूरा का पूरा 3/4 पार्ट ऑफ द साइकिल आपका पूरा का पूरा इंटरफेज ने खा के रखा है। मतलब एक साइकिल का 3/4 हिस्सा इंटरफेज से कवर्ड है और सिर्फ छोटा सा पार्ट आपका सेल डिवीजन का फेज है। तो यानी कि घर पे अगर आपने कभी मम्मी को ध्यान से देखा होगा तो खाना पकाने में कम टाइम लगता है लेकिन उसकी तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो यहाँ पर हमको सेल डिवीजन करना है। सेल डिवीजन करने में मुश्किल से 1 से 3 घंटा लगता है, लेकिन सेल डिवीजन करने से पहले जितनी सारी तैयारी करनी होती है उसमें आपको लगभग 20 से 21 घंटे लग जाते हैं। तो उस प्रिपरेटरी फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज। अब एक एक करके हम इंटरफेज के हर एक फेज की थ्योरी दिखेंगे और लास्ट में मैं आपको G0 फेज के बारे में बता दूंगी। सो आर यू रेडी फॉर द थ्योरी? ऑल राइट, तो अब देखो हमको इंटरफेज की थ्योरी के बारे में क्या बताया गया है। इंटरफेज इज द स्टेज बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन। मतलब एक बार अगर आपका सेल डिवीजन हो गया तो अब नया सेल डिवीजन होने से पहले आपके सेल को फिर से इंटरफेज के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब हर बार सेल को डिवाइड करने से पहले आपको उसको पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है, उसको मैच्योर करना पड़ता है, तब जाके वो सेल डिवीजन के लिए रेडी होता है। तो 2 सेल डिवीजन के बीच में हमेशा इंटरफेज आता है। मतलब पहले इंटरफेज होगा, सेल मैच्योर होगा, फिर डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद फिर से मैच्योर होगा, फिर डिवाइड होगा, मैचुरेशन डिवीजन, यानी इंटरफेज फिर एम फेज, इंटरफेज एम फेज, ऐसा। ओके, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इंटरफेज होता है, देखो कितना बड़ा फेज है। ये जो रेड एरो है, ये रेड एरो फॉलो करो, ये देखो ये इतना बड़ा फेज है इंटरफेज।
मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आप घंटे गिनने जाओ तो 21 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ इंटरफेज होने में लग जाता है। It is the longest phase of the cell cycle during which the cell is highly active and prepares itself for cell division। तो ये जो फेज़ है ये सेल का एकदम हाईली एक्टिव फेज़ होता है और इसी फेज़ के टाइम पे सेल खुद को तैयार करता है आगे डिवाइड करने के लिए, और इसीलिए पहले इस फेज़ को प्रिपरेटरी फेज़ भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्रिपरेटरी फेज़ भी बोला जाता था। ऑल राइट, द इंटरफेज इज डिविजिबल इनटू 3 सब फेजेस। तो इंटरफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है G1 फेज, एक है S फेज और एक है G2 फेज। तीनों फेजेस के बारे में हम समझेंगे और फिर लास्ट में मैं आपको G0 फेज के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है G1 फेज के बारे में। किसके बारे में दिया गया है? G1 फेज के बारे में। दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट गैप पीरियड और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। G1 यानी क्या होता है? फर्स्ट ग्रोथ। G यानी कि ग्रोथ और 1 यानी कि फर्स्ट, तो आप इसको फर्स्ट ग्रोथ पीरियड भी बोल सकते हो। अब ग्रोथ बोला है मतलब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, नया नया सेल जो बना है, ये जो नए नए सेल्स बन रहे हैं, ये सेल्स अब खुद को ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे। मैच्योर होने के लिए उनको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सो G1 फेज में क्या होता है? ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स है ये खुद की ग्रोथ दिखाते हैं। तो देखो एक्चुअली G1 फेज में क्या क्या होता है। यहाँ पर सेल की ग्रोथ होती है, यानी कि उसके मेम्ब्रेन्स डेवलप होते हैं। नॉर्मल सेल का फंक्शनिंग स्टार्ट होता है, हर एक ऑर्गेनल अपना अपना फंक्शन करना स्टार्ट करता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन बनाना, गोल्जी अपैरेटस का काम है प्रोटीन को मॉडिफाई करना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी बनाना, क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करवाना। सो धीरे धीरे करके आपका नॉर्मल सेल का फंक्शनिंग स्टार्ट होता है G1 फेज में। फिर आपके जो ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पे G1 फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है? यहाँ पे आपके सेल के ऑर्गेनल्स, स्पेशली जो सेंट्रियोल है, देखो 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था एक सेल के अंदर, एक एनिमल सेल के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स। मैंने 5th चैप्टर में बहुत अच्छे से सेंट्रियोल्स समझाया है, आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सेंट्रियोल्स का वीडियो अच्छे से देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना ये चैप्टर इनकम्प्लीट है। सो G1 फेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ऑर्गेनल डिप्लीकेशन। तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सारे ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब समझो, ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका एक सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है, इस सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस सेल के पास गोल्जी अपैरेटस है, इस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके पास सेंट्रियोल्स है। सेंट्रियोल्स को आप ऐसा भी बोल सकते हो, मतलब एक होता है सेंट्रोजोम, ऐसा एक सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है और इस सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप एक इसकी बात कर रहे हो तो मतलब सेंट्रोजोम है और उसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। तो G1 फेज में क्या होगा? ये जो नया नया सेल आपका बना है G1 फेज में, आपका ये जो सारे के सारे ऑर्गन्स है ये खुद को डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे? ये धीरे धीरे खुद को डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी के सारे ऑर्गेनल्स डबल हो जाते हैं। मतलब गोल्जी अपैरेटस भी डबल हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल हो जाता है, सेंट्रोजोम भी डबल हो जाते हैं। सारे ऑर्गेनल्स खुद को डुप्लीकेट कर लेते हैं। खुद को क्या कर लेते हैं? डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, सो देखो क्या बताया गया है, इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन। तो जैसे ही आपका सेल डिवीजन होता है वैसे ही आपका G1 फेज स्टार्ट हो जाता है। सेल परफॉर्म्स RNA सिंथेसिस। तो इस फेज में क्या हो रहा है? G1 फेज में क्या हो रहा है? आपके सेल में नई नई चीज़ें बन रही हैं, सेल का ग्रोथ हो रहा है। सेल को प्रोटीन बनाने के लिए अलग अलग टाइप के RNA की ज़रूरत पड़ती है। देखो आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा था आपने कि DNA के पास प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है। DNA एक ऐसा मैजिक मॉलिक्यूल है जिसके पास हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे सेल को कब कौन सी प्रोटीन की ज़रूरत है ये DNA के पास पता होता है। तो DNA क्या करता है, जैसे ही सेल डिवीजन ख़त्म होता है, अब ये नए नए डॉटर सेल्स को बड़ा करना है, जल्दी जल्दी बड़ा करना है। तो ये न्यू सेल्स को जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए न्यू प्रोटीन्स बनना स्टार्ट होगी और वो न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए हमको अलग अलग टाइप के RNA की ज़रूरत पड़ती है। और 3 टाइप के RNA
mRNA कौन से हैं जो हमारे DNA से बनते हैं, mRNA, rRNA, tRNA। आपने 10th में ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से देखो, 12th में आपको मैं ये प्रोसेस फिर से समझाऊंगी। ऑलरेडी मैंने ये चैप्टर अपलोड कर दिया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कि mRNA, rRNA और tRNA का क्या फंक्शन होता है। तो G1 फेज में क्या हो रहा है, आपका ऑर्गेनल डुप्लीकेट हो रहे हैं, आपके RNA सिंथेसिस हो रहा है क्योंकि प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, मतलब mRNA, rRNA, tRNA के बिना प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो पहले ये तीनों टाइप के RNA बनेंगे, उसके बाद प्रोटीन बनेगी, एंड आफ्टर दैट सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग दिस फेज। तो और सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, ये सारी मेम्ब्रेन्स भी डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो बेसिकली G1 फेज में आपका सेल ग्रो होना स्टार्ट होता है। क्या होना स्टार्ट होता है? ग्रो होना स्टार्ट होता है। अब बारी आती है एस फेज की। किसकी बारी आती है? एस फेज की। तो एस फेज में देखो हमको क्या बताया गया है, थ्योरी देखो, थ्योरी में क्या बताया है हमको एस फेज में, इट इज़ द सिंथेसिस फेज। एस फेज का फुल फॉर्म क्या है? सिंथेसिस फेज। इट इज़ द सिंथेसिस फेज इन विच DNA इज सिंथेसाइज्ड और रेप्लिकेटेड। मैंने आपको क्या बोला था, G1 फेज में सारे ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होंगे सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ के। आपका जो एस फेज है, यहाँ पे आपका DNA रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट होना मतलब डुप्लीकेट होना, मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनाना। तो एस फेज में आपका DNA का रेप्लिकेशन होता है। बाकी सारे ऑर्गेनल्स G1 फेज में डुप्लीकेट हो जाते हैं, लेकिन DNA को रेप्लिकेट करने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए, पहले आपका G1 फेज में वो प्रोटीन बनेगा और फिर धीरे धीरे करके DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो, जो नया सेल आपको बनाना है, समझो ये आपका एक सेल है, इस सेल के पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्जी अपैरेटस है और ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स है, सेंट्रोसोम है। तो ये सारे ऑर्गेनल्स डबल डबल बन गए, ये सारे ऑर्गेनल्स दो दो बन गए हैं, लेकिन न्यूक्लियस भी तो डबल बनना ज़रूरी है। जब तक ये न्यूक्लियस का डबल कॉपी नहीं बनेगा तब तक आपका सेल डिवीजन नहीं होगा, और सेल डिवीजन होने के बाद हमको इक्वल डॉटर सेल मिलने चाहिए। दोनों डॉटर सेल्स हेल्दी होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों के पास सेम सेम ऑर्गन जाना चाहिए। तो सेम सेम ऑर्गन जाने से पहले सेम सेम ऑर्गन बनाना पड़ेगा। तो G1 फेज में आपके सारे ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है, लेकिन एस फेज में आपके DNA का रेप्लिकेशन होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो DNA होता है उसका रेप्लिकेशन एस फेज में देखा जाता है। और ये कैसे होता है मैं ये भी आपको बताऊंगी। ओके, ऑल राइट। सो G1 फेज में आपका ऑर्गेनल डुप्लीकेट हुआ, एस फेज में आपका DNA रेप्लिकेट हुआ। और क्या बताया गया है हमको इधर पे? हाँ, सो इट इज़ द सिंथेसिस फेज इन विच DNA इज सिंथेसाइज्ड और रेप्लिकेटेड so that the amount of DNA per cell doubles। तो एक ही सेल में डिवीजन होने से पहले, देखो डिवीजन होने से पहले एक ही सेल में हर एक DNA का अमाउंट या हर एक ऑर्गेनल डबल डबल हो गया है। तो यहाँ पे सारी तैयारी आप करके रख रहे हो, आपको बस आगे जाके इसको डिवाइड कर देना है। तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है सबकी क्वांटिटी डबल डबल हो गई है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। आप आगे पढ़ोगे, आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, या मैंने आपको अभी जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर मैंने पढ़ा है ना, आपको 12th स्टैंडर्ड की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जब पढ़ाया तो उसमें मैं जब DNA के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं। देखो आपका इतना लंबा DNA है, इतने लंबे DNA को इतने से सेल के अंदर हमको फिट करना है, तो इस DNA को हमको कॉइल करना पड़ता है। जैसे घर पे आप जब अपना ईयरफोन, समझो ये माइक है, समझो नाउ दिस इज द माइक। अब इस माइक को मैं ऐसे खुला तो छोड़ नहीं सकती हूँ, इसको मुझे बांध के रखना पड़ेगा, वरना चूहे काट लेंगे, खराब हो जाएगा, कट जाएगा। सो इसको फोल्ड करने के लिए, जैसे हमारे पास ये ऐसा कुछ आपके ईयरफोन में होता है, ऐसा कुछ बैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है ताकि हम इसको बांध के रख सकें, तो ऐसा ही हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करती हैं? वो DNA को कॉइल करने में हेल्प करती है। मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि 6th चैप्टर आप अच्छे से देखो। 6th चैप्टर में आपको सब कुछ बताया है कि DNA कैसे रेप्लिकेट होता है, प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, सब कुछ बताया है। सो G1 फेज में क्या हो रहा है? G1 फेज में आपका सेल ग्रोथ हो रहा है, ऑर्गेनल डुप्लीकेशन हो रहा है। एस फेज में क्या हो रहा है? एस फेज में आपका DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है और हिस्टोन प्रोटीन्स बन रही हैं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स DNA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है आपका थर्ड फेज, दैट इज G2 फेज। G2 फेज कितने टाइम का होता है? अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5 आवर्स। और इस फेज में क्या होता है बच्चों? G2 फेज में इट इज़ द सेकेंड ग्रोथ फेज, G2 यानी कि सेकेंड ग्रोथ फेज। सो इट इज़ द सेकेंड ग्रोथ फेज ड्यूरिंग विच न्यूक्लियस इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम। तो इस फेज में क्या हो रहा है? आपका जो न्यूक्लियस
आपका जो न्यूक्लियस डुप्लीकेट हुआ है, धीरे धीरे करके ये न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा साइटोप्लाज्म भरेगा, यानी इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ जाएगा और धीरे धीरे करके अपनी साइज़ बढ़ाना स्टार्ट करेगा। जैसे न्यूक्लियस की साइज़ बढ़ेगी, सेल थोड़ा दूर जाना स्टार्ट होंगे, मतलब सेल हैवी हो जाएगा। देखो, जब आप होली में फुग्गा फुलाते हो, बलून में जब आप पानी भरते हो, तो जब आप ज़्यादा पानी भर देते हो तो बलून कैसे एकदम हैवी नीचे लटकने लग जाता है और फिर वो फूट जाता है। अगर और ज़्यादा पानी भर दिया तो वो फूट जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से अपना जो सेल डिवीज़न होने वाला है, सेल डिवीज़न होने से पहले सारे ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं। डुप्लीकेट होते होते न्यूक्लियस के अंदर की वॉल्यूम बढ़ती जाती है, धीरे धीरे करके न्यूक्लियस बड़ा होने लग जाता है ताकि सेल डिवाइड हो जाए और आपको 2 न्यू सेल्स मिले। तो G2 फेज़ में क्या होता है, यहाँ पे आपके न्यूक्लियस की वॉल्यूम बढ़ती है और जो मतलब जो अभी तक प्रोटीन्स नहीं बने थे, जो अभी तक अनफॉर्म्ड प्रोटीन्स थे, अब वो प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म होने लग जाते हैं। ओके, so it is the second growth phase and in this phase the volume of the nucleus increases. Metabolic activities essential for cell division occur during this phase. तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो G2 फेज़ होता है, यहाँ पे आपके बाकी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूस करना, ATP बनाना और भी जो दूसरे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हैं, न्यूट्रिएंट्स को डेवलप करना, वो सारा आपका इस फेज़ में होता है। आगे क्या बताया गया है, वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। देखो, सेल डिवीजन करने के लिए ना बहुत सारे प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, कंडेंसिन प्रोटीन, सिक्योरिन प्रोटीन, इनहिबिन प्रोटीन, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स चाहिए होते हैं जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। आपको ये 11वीं में भी नहीं बताया है, आपको 12वीं में भी नहीं बताया है, आपको सीधा ये ग्रेजुएशन में बताया जाएगा कि सेल डिवीजन ऐसे खाऊ नहीं है कि एक केक का 2 टुकड़ा किया, वाह डिवीजन हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये सेल को एक दूसरे से अलग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे 2 मैग्नेट को अलग करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ठीक उसी तरीके से सेल डिवीजन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। सेल को डिवाइड करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है और वो प्रोटीन्स बनती हैं आपके G2 फेज़ में। ओके, various proteins necessary for cell division are synthesized during this phase. Besides, RNA synthesis also occur during this phase. तो RNA synthesis यहाँ पर भी हो रहा था और थोड़ा RNA synthesis यहाँ पर भी होता है। मतलब G1 फेज़ और G2 फेज़ दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस G1 फेज़ में ऑर्गेनल डुप्लीकेशन पहले ही हो गया है, G2 फेज़ में नई नई प्रोटीन्स बन रही हैं। ओके, in animal cells a daughter pair of centrioles appear near the pre-existing pair. तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो ये जो सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रियोल्स का देखो डुप्लीकेशन हुआ था। तो डुप्लीकेशन जब होता है ना तो तुरंत ही अपोजिट एंड पे नहीं आती है। जब डुप्लीकेशन होता है मतलब ये आपका एक सेंट्रोजोम है और ये आपका जो नया सेंट्रोजोम डुप्लीकेट होके बना है, ये पहले तो एक दूसरे के साथ में ही रहती है। जहाँ पे पहला सेंट्रोजोम था या पहले सेंट्रियोल्स थे, वहीं पर आपके न्यू सेंट्रियोल्स भी रहते हैं। बाद में वो 2 अलग अलग एंड पे जाते हैं। तो जब न्यू ऑर्गेनल बनता है तो न्यू ऑर्गेनल तुरंत अलग अलग एंड में नहीं जाता है। ये सारे के सारे न्यू ऑर्गेनल एक ही साथ आजू बाजू में ही रहते हैं। इनको धीरे धीरे करके अलग करना पड़ता है और वो अलग करने का प्रोसीजर होता है आपके एम फेज़ में। तो देखो फटाक से देखो, G1 फेज़ में क्या हुआ, G1 फेज़ में आपके सेल की ग्रोथ हुई, ऑर्गन्स का डुप्लीकेशन हुआ। एस फेज़ में आपका DNA का रेप्लिकेशन हुआ और हिस्टोन प्रोटीन्स बने। और G2 फेज़ में आपके न्यू प्रोटीन्स बने और आपका जो सेंट्रियोल है वो आपके पहले वाले सेंट्रियोल के पास ही बैठा हुआ है। ओके, और अब बारी आएगी आपके एम फेज़ की। तो ये बताने से पहले चलो ठीक है, एम फेज़ भी देख लेते हैं और फिर मैं आपको G0 फेज़ बताती हूँ। तो अब लास्ट फेज़ आता है अपना एम फेज़। एम फेज़ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। सो एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस और मियोसिस। एम फेज इन्वॉल्व्स करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मैंने आपको अभी लिख के दिया था। तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया है, एम फेज 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब अगर हम माइटोसिस की बात करें या मियोसिस की बात करें तो ये दोनों 2 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला फेज होता है करियोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, प्लीज़ अंडरलाइन करो, प्लीज़ अंडरलाइन करके अपनी टेक्स्ट बुक में लिखो। देखो बायोलॉजी का एक सिंपल रूल है, हर सब्जेक्ट का एक रूल है, आपको हमेशा अपने साथ एक टेक्स्ट बुक, एक नोटबुक और एक पेंसिल लेके बैठनी होती है, ताकि जब भी मैं कोई मीनिंग बताते जाऊँ तो आप वो मीनिंग लिखते जाओ, ताकि जब आप बाद में सेल्फ स्टडी करो, रिविजन करो, तो आपको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से आपका रिविजन हो जाए। तो करियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, करियो मतलब न्यूक्लियस, प्लीज़ करियो वर्ड को अंडरलाइन करो। करियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। करियो काइनेसिस, देखो मैं बता रही हूँ इधर पे, करियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। सो आपका जो माइटोसिस है या मियोसिस है ये 2 फेजेस में डिवाइडेड है।
ओके एक फेज है करियोकाइनेसिस, एक फेज है साइटोकाइनेसिस। साइटो वर्ड मतलब हमेशा याद रखो बायोलॉजी में साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल। सो पहले क्या होगा, या तो साइटोप्लाज्म, आप सेल भी बोल सकते हो या साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हो। तो आपका जो एम फेज है, एम फेज 2 फेज में डिवाइडेड है। पहला होता है करियोकाइनेसिस, ये जो 4 फेजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये पूरे के पूरे करियोकाइनेसिस के फेज है, और ये है आपका साइटोकाइनेसिस। तो करियोकाइनेसिस में क्या होगा, करियोकाइनेसिस में आपका सेल धीरे धीरे करके दूर जाना स्टार्ट होगा, एक एक फेज के हिसाब से सेपरेट होना स्टार्ट होगा, और लास्ट में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि ये आपका ये जो सेल है करियोकाइनेसिस में, ये पूरा का पूरा सारा मटेरियल इधर आ गया है और ये सेल का सारा मटेरियल इधर आ गया। अब बस बीच से इसको डिवाइड करना बाकी है। डिवाइड करने के बाद आपको न्यू डॉटर सेल्स ऐसे देखने को मिलेंगे। ओके सो ये जो न्यू डॉटर सेल्स है, ये न्यू डॉटर सेल्स का साइटोप्लाज्म जब आप सेपरेट करते हो, मतलब इसको बीच में से जब आप कट कर दोगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, क्योंकि आपने साइटोप्लाज्म कट कर दिया। लेकिन साइटोकाइनेसिस करने से पहले बहुत पंचायत होती है, बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, और वो सारी मगजमारी होती है करियोकाइनेसिस के फेज में। तो ये था आपका पूरा का पूरा सेल साइकिल। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है, ग्रीन बॉक्स दिया गया है, जिसमें आपको बोला गया है डिस्कस विद टीचर। तो मैं हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए, चलिए देखते हैं क्या डिस्कस करना है। ऑल राइट, तो अब देखिए हमको यहाँ पर क्या बताया गया है नो डिस्कस विद द टीचर के बॉक्स में। सम सेल्स डू नॉट हैव गैप फेज इन देयर सेल साइकिल। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि कुछ सेल्स, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी गैप नहीं लेते हैं। सो सम सेल्स डू नॉट हैव गैप फेज इन देयर सेल साइकिल, वेयर एज सम सेल्स spend maximum part of their life in the gap phase. Search for such cells. Some cells are said to be in the G0 phase. What is this G0 phase? तो ये जो इतने सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि आपके कभी कभी देखो यहाँ पे आपका सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन होने के बाद वही पुरानी कहानी, सेल G1 फेज में जाएगा, मैच्योर होगा, S फेज में जाएगा, DNA रेप्लिकेशन होगा, G2 फेज में जाएगा, प्रोटीन बनेगा, सेल हट्टा कट्टा हो जाएगा, अब फिर से डिवाइड होगा। तो डिवाइड होना, मैच्योर होना, डिवाइड होना, मैच्योर होना, ये एक सेल की लाइफ साइकिल में चलते रहता है। लेकिन हमारी बॉडी के कुछ स्पेशल सेल्स ऐसे हैं। कौन से स्पेशल सेल्स? नर्व सेल्स हो गए, हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं नर्व सेल्स, फिर कुछ हार्ट के सेल्स होते हैं। ये सेल्स परमानेंट सेल्स होते हैं। ये सेल्स कैसे सेल्स होते हैं? परमानेंट सेल्स। मतलब एक बार अगर ये मैच्योर हो गए तो अब ये आगे अपना डिवीजन नहीं करते हैं, ये फर्दर डिवीजन नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 साल की उम्र तक ही होता है, उसके बाद उसका ब्रेन डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। सो दैट इज़ बिकॉज नर्व सेल्स ने खुद का डिवीजन एकदम स्लो कर दिया या स्टॉप कर दिया। सो ऐसे सेल्स जो आगे जाके परमानेंटली, ऐसे सेल्स जो एक बार डिवाइड होने के बाद पहले G1 फेज में आते हैं। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। कुछ सेल्स डिवाइड होने के बाद G1 फेज में आते हैं, G1 फेज में आके वो मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन अब उनको आगे डिवाइड नहीं होना है, अब उनको आगे जाके डिवीजन नहीं करना है। तो वो अपना ऑर्गेनल डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, वो ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, वो ऑर्गेनल डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, वो सिर्फ सेल की ग्रोथ करेंगे, नॉर्मल सेल का फंक्शन स्टार्ट करेंगे और उधर पे ही उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। सो कुछ सेल्स जो परमानेंटली अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं वो G0 फेज में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? G0 फेज में चले जाते हैं। और उन टाइप के सेल्स को या उस स्टेज को हम बोलते हैं सेनेसेंट स्टेज। क्या बोलते हैं उस स्टेज को हम? सेनेसेंट स्टेज। यानी कि ये सेनेसेंट का मतलब होता है एजिंग, यानी कि बुढ़ापा आना। सेनेसेंट मतलब क्या होता है? बुढ़ापा आना। तो जो सेल्स एक बार मैच्योर हो गए, अब उनको आगे डिवीजन करना ही नहीं है, तो वो सेल्स G0 फेज में चले जाएंगे। और G0 फेज में 2 स्टेजेस होते हैं। G0 फेज में क्या होता है? 2 स्टेजेस होते हैं, एक होता है क्विसेंट स्टेज और एक होता है आपका सेनेसेंट स्टेज। तो जो आपका सेनेसेंट स्टेज है, सेनेसेंट स्टेज का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा आ जाना, यानी ये सेल्स मैच्योर हो गए हैं। इतना समझा आपको? पक्का? तो सेनेसेंट सेल्स स्टेज का एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे नर्व सेल्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। किसका एग्जाम्पल दे सकते हो? नर्व सेल्स का। क्योंकि हमारे नर्व सेल्स जो हैं, हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, एक बार वो अगर बन गए, एक बार उनका डिवीजन हो गया, तो अब वो दोबारा डिवीजन नहीं करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपना डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। तो कोई भी सेल जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना डिवीजन स्टॉप कर देता है,
वो G0 फेज़ में चला जाता है, और G0 फेज़ में जाने के बाद वो परमानेंट रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है, मतलब अब उसको लाइफ टाइम सिर्फ आराम करना है। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं सेनेसेंट स्टेज। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैं आगे जाके डिवाइड करूं या नहीं करूं, डिवाइड करूं या नहीं करूं। तो ऐसे कंफ्यूज्ड सेल्स, या कंफ्यूज्ड नहीं बोल सकते, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको लंबा आराम चाहिए होता है, जिनको लंबा रेस्ट चाहिए होता है, उसके बाद वो डिवीजन करते हैं। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो जीवन फेज़ में आते हैं, और जीवन फेज़ में आने के बाद वो डायरेक्ट एस फेज़ में नहीं जाएंगे, वो भी G0 फेज़ में जाएंगे, लेकिन सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए। और टेम्पररी पीरियड तक वो रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद में वो वापस एस फेज़ में आएंगे। तो सेनेसेंट का मतलब होता है बुढ़ापा आ जाना, परमानेंट स्टेज। दिस इज एजिंग और परमानेंट स्टेज। इसके बाद आपका सेल कभी आगे डिवाइड नहीं होगा। और क्विसेंट स्टेज का मतलब है टेम्पररी और यंग स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी और यंग स्टेज। मतलब यहाँ पे इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो स्टेम सेल्स। इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? स्टेम सेल्स। जाइगोट के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो 20 से 25 साल तक स्टोर करके रखे जाते हैं स्टेम सेल बैंक में, ताकि अगर बच्चे को आगे कभी एक्सीडेंट हो जाए, उसको कभी ब्लड कैंसर हो जाए, उसको नए ऑर्गन या नए ब्लड की ज़रूरत पड़े, तो ये स्टेम सेल्स की मदद से उनको हम ट्रीट कर सके। स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है ये मैंने आपको 5th चैप्टर में बताया है। प्लीज़ 5th चैप्टर अच्छे से देखो तो आपको समझ जाएगा मैं क्यों स्टेम सेल्स बोल रही हूँ। तो देखो, ये G0 फेज़ अच्छे से समझो। G0 फेज़ कहाँ है? G1 फेज़ और S फेज़ के बीच में होता है। जिन सेल्स को परमानेंटली आराम लेना है वो चले जाते हैं आपके सेनेसेंट स्टेज में, जिनका एग्जाम्पल है नर्व सेल्स। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए आराम करना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए या साल के लिए, लेकिन बाद में वो वापस डिवीजन करने लगते हैं। तो वो सेल्स एंटर करते हैं क्विसेंट स्टेज में, और उसका एग्जाम्पल है स्टेम सेल्स। क्विसेंट स्टेज को आप टेम्पररी स्टेज या यंग स्टेज भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने बेस्ट तरीके से आपको सेल साइकिल समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि पहले वीडियो को 2 बार सुनो, दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि टेक्स्ट बुक रीड करो, और तीसरी रिक्वेस्ट ये है कि डाउट को मन में मत रखो, कमेंट सेक्शन में पूछो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपका कमेंट मैं उस वीडियो में पढ़कर उसका डाउट दे सकूं, या रिप्लाई करने से अगर वो डाउट सॉल्व होगा तो मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर कि आप एक भी वीडियो मिस मत करो। पहले चैप्टर नंबर 5 देख लो, चैप्टर नंबर 6 देख लो, फिर आज का चैप्टर देखो, आपको कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। और जब तक मैं हूँ तब तक आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो, क्योंकि जब चैनल की ग्रोथ होती है, जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जब स्टूडेंट्स का लाइक आता है, जब स्टूडेंट्स हमारी चैनल पे कमेंट करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और वो बोलते हैं ना, जब मन खुश होता है तो नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो नए नए तरीके से हम वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, और जिसमें आपका फ़ायदा है। सो आपको करना बस इतना है, फटाफट लाइक बटन पे क्लिक करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कॉलेज ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में, ऐसे ही व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल सकते हो। हमारा इंस्टा पेज है, आप हमारे इंस्टा पेज को अपने स्टेटस पे डाल के हमको टैग कर सकते हो, हम आपकी स्टोरी को रीपोस्ट करेंगे। फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलो, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री नोट्स दी गई हैं। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज का सेशन अच्छे से देखना, थोड़ा लंबा हो गया है, नेक्स्ट सेशन में छोटा और सिंपल रखने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, सी यू सून।